नेक्स्ट 17 नंबर 150 का ब्याज अर्जित करने के लिए 4% प्रति वर्ष दर से साधारण ब्याज पर दी गई राशि क्या है। इसका मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है वो, ठीक है। 150 रुपये का ब्याज अर्जित करना है, यानी कि ये 150 रुपये क्या है, हमारा SI है, ठीक है। 4% की दर से कह रहा ब्याज निकालना है, ठीक है, 4% वार्षिक दर से, ठीक है। 150 रुपये का ब्याज अर्जित करने के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर दी गई राशि क्या है। तो सीधे सीधे क्या करो, 4% देख लो किस चीज़ का 4%, 150 आ रहा है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो नहीं आएगा, ठीक है। 4 पंचे 20 ये भी नहीं आएगा, 4% ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा 3750। देख लेता हूँ, 0 4 पंचे 20, 0 7 चौक 28, 2 30, 0 3 4 3 12 और 3 15, यही आ जाएगा 150। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा आ जाएगा। समझ में आ गया, सी से चमत्कार हो गया। देखो कैसे हुआ, फिर से समझाता हूँ। कह रहा 150 रुपये का ब्याज हमें निकालना है, ठीक है, और 4% का रेट है, तो बताओ कौन सी राशि हमको देना पड़ेगा। तो मेरे भाई 5000 दोगे तो 5000 का 4% निकालोगे तो 2 0 तो कट गया, 1% 50 का 4% आ जाएगा कितना, 200 रुपया। 200 रुपया आ गया ना, और जबकि चाहिए था हमको 150। इसका मतलब यह है कि 5000 वाला तो गलत हो गया। अब जरा यहाँ दिमाग लगाना कि जब 5000 वाली राशि पे ही 200 रुपये ब्याज बन रहा है, तो जो हमारा मूलधन होगा वो 5000 से ज़्यादा होगा या कम होगा। मेरे भाई जब 5000 पे ही ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब 150 का ब्याज कमाना है, तो हमको 5000 से कम देना पड़ेगा। तो 5000 से कम तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, इस हिसाब से सीधे सीधे सी ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आ गया। अगर अभी भी नहीं आया तो एक तरीका और है मेरे पास। देखो कह रहा है कि 4% का ब्याज है, 4% का ब्याज है यानी 150 रुपया। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे साल नहीं लिखा तो साल को 1 मान लो, तो ब्याज कितना हो जाएगा मेरे भाई, रेट इंटू टाइम होता है, यही ब्याज होता है, ठीक है, परसेंटेज में, क्योंकि रेट परसेंटेज में होता है। साल 1 है, 1 कर दिया, रेट 4% है तो 4 कर दिया, तो इसका मतलब है 4% आ गया कि नहीं, रेट ब्याज आया। ब्याज 4% है, जो हमको चाहिए कितना, 150 रुपया, ठीक है। और उसके बाद दी गई राशि 100% होती है, ठीक है। अगर मैं देखूं तो ये आ रहा है 4 3 12, 12 3 बचेगा, 4 7 28.5 यानी 37.5 गुना ये, तो इसका 37.5 गुना कर दो तो कितना आ जाएगा मेरा भाई, 3750 रुपीज़। सी ऑप्शन फिर से आ गया, चमत्कार हो रहा है। देखो 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत इंपॉर्टेंट। बस इसमें इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें यही एक बार 2018 GD में आया था, SSC GD 2018 में। देखो इसमें बस समय को इस कैलेंडर के टर्म्स में दे रखा है, इससे 2 चीज़ें चेक हो जाएगी तुम्हारी कि तुम्हारे कैलेंडर का भी ज्ञान है कि नहीं है। ज्ञान नहीं है तो ज्ञान ले लो। मिटाता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना इसको। देखो कह रहा 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक प्रतिवर्ष 5% की दर से, प्रतिवर्ष 5% की दर से दोनों दिन शामिल करना है। इसका मतलब 11 दिन भी लेना है, 10 तारीख भी लेना है। 7300 का ब्याज क्या है, यानी जो 7300 रुपये ये हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन है, यही पैसा दिया गया है, ठीक है। अब ज़रा देखो, पहले तो मुझे ये बताओ कि जिस दिन हम पैसा जमा करेंगे या जिस दिन हम पैसा किसी को उधार देंगे, उसी दिन से हमारा ब्याज चालू हो जाएगा कि नहीं, उसी दिन से ब्याज चालू होगा। इसका मतलब है कि हम ये 11 मई को हमने पैसा दिया है तो हमारा 11 तारीख से ही पहला दिन शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 11 तारीख से हमारा काउंटिंग शुरू होगा और 10 सितंबर तक हमारा पूरा टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये देख लेता हूँ कि 11 मई से 10 सितंबर तक कितने दिन हो जाते हैं, ठीक है। पहले मैं निकालता हूँ कि टाइम कितना हुआ, यानी दिन कितना लगा, ठीक है। तो मेरे भाई मई में कितने दिन होते हैं। अच्छा ये दिन वाला भी कन्फ्यूजन होता है किसी किसी को कि कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं, तो आज बता देता हूँ। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। जनवरी 31 का होता है, फरवरी 28 का होता है, लीप ईयर में 29 हो जाता है, मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होता है, जून 30 का होता है, जुलाई 31 होता है और अगस्त भी 31 हो जाता है। बस
यहीं पे ध्यान देने वाला है। जुलाई और अगस्त एक साथ 31 के आ जाते हैं, बाकी सब 30-31 ही चलता रहता है। ये 30 दिसंबर भी 31 का हो जाता है, ठीक है। बस जुलाई और अगस्त एक साथ जो है 31 के पड़ जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से देखता हूँ कि 11 तारीख को तो एक दिन ही स्टार्ट हो गया अपने का, ठीक है। अब मैं देखता हूँ मई में और कितने दिन बचे हैं, यानी कि मई होता है अपना 31 का, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कितने दिन बचे बचे 20 दिन। अरे 20 दिन बचे और एक दिन 11 तारीख वाला भी तो दिन लेंगे। अरे इसमें तो 11 तारीख के बाद से 20 दिन और बचे हैं महीने का, समझे। लेकिन 11 तारीख जिस दिन हम पैसा दिए उस दिन वाला भी तो जुड़ेगा, तो इसका मतलब ये 11 तारीख वाला जुड़ गया। इसका मतलब ये है कि ये मई वाला दिन आ गया, पूरा मई ख़त्म। फिर जून आएगा, जून में कितने दिन जाएगा, 30 दिन। फिर जुलाई आएगा, जुलाई में 31 दिन, ठीक है। फिर अगस्त आएगा 31 दिन। फिर सितंबर आ जाएगा 30 दिन। लेकिन सितंबर तक हमने पूरा 30 दिन नहीं, सिर्फ 10 ही दिन तक पैसा दिया है, तो हम यहाँ तक सिर्फ 10 ही दिन तक जोड़ेंगे, यानी कि ये 10 सितंबर तक पैसा लेंगे। अब देखो कितना दिन हो गया, 30, 30, 60, 30, 90, 110, 132, 1, 2, 3, 123 आएगा, है ना। 3, 6, 9, 2, 11, 110 और ये 10, 120, 1, 2, 3, 123, हाँ ठीक है, 123 दिन, ठीक है। लेकिन मेरे भाई यहाँ जो रेट है, रेट ये प्रति वर्ष पे निकाला जाता है, ना कि दिन पर, समझे। तो प्रति वर्ष के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 365 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, एक साल में 365 दिन, ठीक है। यार वैसे कहेगा लीप ईयर 366 भी हो सकता है, तो मेरे भाई 87 लीप ईयर नहीं है। जब 87 लीप ईयर नहीं है, इसका भी ध्यान रखना, लीप ईयर का भी खेला हो जाता है कहीं कहीं पे। जीडी में जो आया था उसमें लीप ईयर दे रखा था, तो यहाँ 366 से डिवाइड करना था, समझ में आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 87 लीप ईयर नहीं है। अब देखो लीप ईयर कैसे पहचानते हैं, जो भी ईयर, अगर ईयर 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से कट जाए तो हमारा लीप ईयर होगा। अगर 4 से नहीं कट रहा है तो लीप ईयर हमारा नहीं होगा। जो 87 है, 87 आखिरी के 2 डिजिट, यानी ईयर भी लिख रहा हूँ तो बस समझना लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है। अगर 87 को मैं 4 से काटूंगा तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। 3 रिमाइंडर बच गया, पूरा नहीं कटा, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। अरे लीप ईयर नहीं है, अगर 4 से कट गया तो लीप ईयर है, समझ में आया। तो ये 87 लीप ईयर नहीं है, तो इसमें कितने दिन होंगे, 365 ही दिन होंगे। समझ में आ गया मेरे भाई, लल्लू लालो। अब देखो हमें 123 दिन को चेंज करना था, समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ से एक दिन निकाल लो, एक दिन कितने साल के बराबर हो जाएगा, 1/365 साल। लेकिन हमें 123 दिन की वैल्यू निकालनी थी, 123 दिन की, तो 123 दिन कितना हो जाएगा, 123/365 साल, ये साल में आ गया, ठीक है। अब ज़रा देखो टाइम इनटू रेट, यही ब्याज होता है हमारा SI। तो टाइम तो दे रखा है 123/365 और रेट कितना है 5%, ठीक। अब ये SI ये परसेंटेज में है, पैसे में निकालना है, तो प्रिंसिपल का उतना ही परसेंट निकाल दो, 123/365 इंटू 5 बटे ये परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 73 से काट दो, 5 बार में गया, 5 से 5 गया, 123 रुपये हमारा आ जाएगा SI ए। समझ में आ गया होगा भाई लोग। अब 19-20 नंबर देखो। अब देखो ये 19 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो कह रहा है नितिन ने कुछ पैसे पहले 3 साल के लिए 6% की दर से, अगले 5 साल के लिए 9% की दर से और 8 साल से ज़्यादा के लिए 13% की दर से उधार लिया है। यदि 11 साल के अंत में उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज 8,160 रुपये, तो उसने कितना उधार लिया था वो बताना है। तो मेरे भाई सवाल ये कह रहा है कि अगर मान लेते हैं ये टाइम लाइन है, अगर ये मान लेते हैं टाइम लाइन है, तो अगर तुमने 3 साल तक पैसा लिया है, या 3 साल के अंदर 2 साल, 1 साल, आधा महीना, 6 साल भर, 1.5 साल, जितना भी, बस ये है कि ये 3 साल वाले दायरे के अंदर आ रहा है, तो ब्याज 6% पड़ेगा। पहले ब्याज कितना परसेंट पड़ेगा, 6%, ठीक है। कह रहा है जैसे 3 साल से क्रॉस करोगे, ठीक है,
तो 5 साल के दायरे के अंदर आ जाओगे, यानी कि ये 5 साल के लिए ब्याज पड़ने लगेगा 9%, यानी कि अब 3 साल से जैसे क्रॉस होगा 4 साल 4.5 साल और 5 साल के बीच में, या 4 साल के उधर और 5 साल से कम, तो ब्याज पड़ने लगेगा 9%। ठीक है, उसके बाद कह रहा अगर 8 साल से ज़्यादा के लिए लिए हो तो 13% पड़ेगा, यानी इसके बाद अगर 8 साल के दायरे में आ गए, यानी 5 साल से ज़्यादा और 8 साल से कितना भी ज़्यादा हो सकता है, 8 9 10 11 12 जितना भी साल, इसके बाद 13% ब्याज बनेगा। ऐसे आम जिंदगी में भी होता है, एक ही दिन में जैसे आज पैसा जमा किए तो एक ही दिन में पूरा ब्याज नहीं मिल जाता है, धीरे धीरे दिन के हिसाब से जितना दिन बिताओगे उतना ब्याज बढ़ता जाएगा। समझ में आया? जितना ज़्यादा हम पैसा जितने ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे ब्याज हमारा उतना बढ़ता जाता है। ठीक है, ये सवाल समझ में आ गया? कह रहा है कि अगर पहले 3 साल के लिए 6%, ठीक है, फिर जैसे 3 साल से ज़्यादा होगा 5% लगेगा, उसके बाद 8 साल के बाद 13%। कह रहा है 11 साल के अंत में उसके द्वारा कुल ब्याज इतना है, यानी कि नितिन ने 11 साल के लिए पैसा लगाया था भैया। समझ में आया? 11 साल के लिए पैसा लगाया था, इसका मतलब शुरू में उसको 3 साल तक कितना ब्याज मिला होगा? 6% के हिसाब से मिल रहा होगा। फिर उसके बाद जैसे 3 साल क्रॉस हुआ, 5वें साल के अंदर आया, यानी कि 2 साल यहाँ पे ब्याज मिला होगा, और 2 साल ब्याज कितने के परसेंट का मिला? 9%। अरे 3 साल के बाद चौथा और 5वां साल, तो यानी कि 9% हुआ कि नहीं? 3 साल पहले गुजर गए, और 3 5 8 साल, ये हो गया। 3 साल पहले गुजर गए और 5 साल तक ये 9%। ठीक है, फिर उसके बाद 8 साल, तो ये हो गया। बचा कितना साल? 3 साल बचा। अरे 8 और 3 11। अब ये 3 साल पे कितना ब्याज बनेगा? 8 साल तक तो हो ही गया, और 8 साल से ज़्यादा, 8 साल से ज़्यादा पे पैसा मिल रहा है 13%, तो 13% यहाँ बनेगा। यानी कि जो अब 3 साल पे लगेगा ब्याज वो 13% के हिसाब से मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? सवाल यही कह रहा है कि पहले 3 साल पे 6% मिलता है, और 3 साल से ज़्यादा 4 साल 5 साल 6 साल ऐसे 5 साल तक लगातार 9% का ब्याज मिलता है। और जैसे ही 8 साल होता है हमारा, यानी कि 3 से 8 के बीच का गैप है ये, ठीक है, और 8 साल से ज़्यादा होगा तो 13% का ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 11 साल का ब्याज मिला था, 11 साल के लिए पैसा लगाया था, इसका मतलब पहले 3 साल में 6% लगा होगा, 5 साल में 9%, तो 8 साल यही हो गया। अब 8 साल से ज़्यादा हो रहा है 3 साल, अरे 8 साल से 3 साल ज़्यादा हो रहा है, यानी 13% का ब्याज यहाँ लगा होगा। समझ में? तो मेरे भाई टोटल ब्याज कितना हो गया देख लेते हैं हम, टोटल ब्याज देख लेते हैं। तो यहाँ तो मिल गया इसको 18%, यहाँ मिला उसको 45%, और यहाँ मिला उसको 39%। ठीक है, अब देख लेते हैं टोटल परसेंटेज कितना हुआ। 9 5 14 और 8 22 2 2 5 9 10 102% आया। ठीक है, हाँ दिख रहा है। चलो, यानी कि SI जो है 102% आया। SI 102% आया है, और पैसे में कितना बता रहा है? 8160 रुपीज़। ठीक है, हमसे पूछा क्या था? उधार लिया गया धनराशि, इसका मतलब 100% पूछा था। अब मेरे भाई ये ध्यान से देखो, ये 8 गुना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे 8 का डबल 16 हो गया, और 8 एक नम 8 हो गया। ठीक है, तो इसका भी 8 गुना कर दो, और वैसे ये वाला 0 था तो ये 80 गुना होगा, तो 80 गुना करेंगे तो 8000 आंसर रुपया आ जाए। 8000 यानी डी, दर्द ही दर्द है, डी। देखो नेक्स्ट 20 नंबर, 4000 की धनराशि पर प्रतिवर्ष x% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज। पहले मेरे भाई ये बताओ, 1 साल पे x% लगता है तो 3 साल पे कितना लग जाएगा? 3x% ब्याज। और इस चीज़ पैसा जो है पैसे में निकालेंगे तो 4000 का ब्याज आएगा। ये 4000 का x% हटाएंगे तो डबल 0। समझ में आ गया? इसका मतलब ये कट गया, 4 3 12 120x, 120 क्या आया? SI आया इस पैसे पे 4000 पे। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है 5000 पर 12% की दर से 2 साल का ब्याज। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा मेरे भाई? 24%, और 24% किस पैसे पे? 5000 का। 5000 का 24% निकालेंगे तो परसेंटेज से कट जाएगा 2 0। ठीक है, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 ये भी आएगा ना 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 ना, कितना आ जाएगा? 0 1200 आएगा। है समझ में? ये क्या निकला? SI, ये 4000 पे आया। ठीक है, इसका मतलब कह रहा है कि दोनों ही बराबर हैं, यानी 120 x बराबर में है 1200, तो x बराबर आ जाएगा 10। सीधे सीधे आ जाएगा बी से बवाल हो गया। देखो 21 नंबर,
1 साल में, यानी कि ये समय दे रखा है, टाइम दे रखा है कितना साल, 1 साल के बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 10-12, यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है कितना 10-12। इसका मतलब ये है कि इस अमाउंट में दो चीज़ें होती हैं, प्रिंसिपल और एसआई। प्रिंसिपल तो मुझे पता है 10 है, ब्याज कितना होगा 2 होगा कि नहीं होगा, 2 होगा तभी तो दोनों मिलके अमाउंट बनाएगा। ठीक है, अगर मुझे रेट निकालना है, रेट निकालना है तो देख लो, ये जो एसआई है ये 1 ही साल का एसआई है, इसमें तो कुछ बात ही नहीं करनी है। 1 साल का एसआई 2 है, एसआई बटे प्रिंसिपल गुणे 100, यही होता है रेट। ठीक है, तो एसआई तो 2 है, प्रिंसिपल है 10, यानी सीधे सीधे दिख रहा है 20%। कहाँ है डी, दर्द ही दर्द, डी से दर्द ही दर्द। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे भी ज़्यादा जिससे आप रतियम बतियाते हो, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ गया यहाँ पे स्क्रीन पे। देखो, साधारण ब्याज की दर से निश्चित अवधि के लिए मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 4-5 है। 3 साल के बाद समान ब्याज की दर से, यानी 3 साल के बाद रेट सेम है, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5-7 हो जाता है, तो ब्याज की रेट, यानी कि रेट ही पूछा है। ठीक है भैया, तो देखो यानी प्रिंसिपल है 4, अमाउंट है 5, इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल और एसआई से मिलकर की बनता है अमाउंट। प्रिंसिपल अगर 4 है तो ब्याज कितना होगा मेरे भाई, 1 होगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एसआई इन परसेंटेज, एसआई इन परसेंटेज कितना 1/4, यानी कि 25%। आई बात समझ में? ठीक है, 3 साल के बाद क्या बवाल हो रहा है, 3 साल के बाद रेट यही रह रहा है 25%, सॉरी 3 साल के बाद रेट सेम है, यानी 25% तो ओवरऑल निकला है ना, कितने समय के लिए नहीं दिया है। तो निश्चित अवधि के बाद, यानी कि जो भी रेट होगा इसमें टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25% ब्याज बनेगा। अब यहाँ पे हमको टाइम बता रखा है 3 साल के बाद, जो प्रिंसिपल और अमाउंट है उनका रेशियो हो जाता है 5:7। इसका मतलब हम फिर से इसको तोड़ लेंगे प्रिंसिपल और एसआई में, इसमें प्रिंसिपल 5 होगा और एसआई कितना होगा मेरे भाई 2 होगा, और इन्हीं दोनों से तो मिल करके बनेगा अमाउंट अपना। आई बात समझ में? अब यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो एसआई प्रतिशत कितना आएगा, अरे 2 एसआई है, 5 पे निकालेंगे तो 40% आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, कह रहा है कि पहले 25% ब्याज था, अब ब्याज हो गया 40%, अचानक से बदलाव, वो भी कितने साल में, 3 साल में, यानी 3 साल में कितना बढ़ा, 3 साल में पैसा 15% बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि 3 साल में पैसा 15% बढ़ रहा है, तो 1 साल में कितना बढ़ रहा होगा 5%। अरे 1 साल में 5% बढ़ेगा तभी तो 3 साल में 15% बढ़ेगा। और 1 साल में जो परसेंटेज रेट, जो परसेंटेज चेंज होता है यही अपना रेट होता है, यही तो अपना भाई है, यही 1 साल में जो हमारा पैसा बढ़ रहा है वही अपना रेट हो गया। तो इसमें रेट पूछा था, रेट कितना हो जाएगा 5%, 20 से बवाल हो गया। अब ज़रा देखते हैं इसका कोई दूसरा तरीका। अगर मैं दूसरा तरीका लगाना चाहूँ, दूसरा तरीका भी मिल जाएगा। देखो दूसरा तरीका, दूसरा तरीका देखो, नेक्स्ट मेथड देखो, देखो पहले ब्याज था, प्रिंसिपल 4-5 था, ठीक है, ये प्रिंसिपल है अपना, ये अमाउंट है, ठीक। पहले प्रिंसिपल था 4, फिर हो गया 5, फिर कह रहा है कि प्रिंसिपल है 5, फिर हो गया 7। एक बात बताओ भैया, जो प्रिंसिपल है अपना, जो मूलधन है वो 3 साल के बाद जितना था, और 3 साल जो पहले जितना था उतना ही 3 साल के बाद होगा कि नहीं? अरे पैसा जो हम दिए थे वो तो दे दिया, फिक्स हो गया, अब उसी पे ब्याज बढ़ेगा, लेकिन हमारा जो दिया हुआ पैसा है वो तो कन्फर्म है, वही वो तो उतना ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे 3 साल पहले जो 4 जो रेशियो में प्रिंसिपल था, अभी भी उसको 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 हो गया। इसको हम बराबर कर लेते हैं। इसको कैसे बराबर करते हैं, इस 5 को इधर गुणा कर देते हैं और इस 4 को इधर गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 20, अमाउंट हो जाएगा 25, यहाँ पे क्या होगा प्रिंसिपल 20 और अमाउंट हो जाएगा 28। ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। तो प्रिंसिपल पहले भी 20 था, अभी भी 20 है, अमाउंट अब 25 से 28 हो गया। इसका मतलब है कितना ब्याज बढ़ा, 3 ब्याज बढ़ा, 3 ब्याज बढ़ा। निकलेगा तो शायद यहाँ से गड़बड़ हो रही है, यहाँ से ब्याज 3 नहीं बढ़ रहा है, यहाँ से ब्याज देखना पड़ेगा। यहाँ तो 20 है प्लस 5, यहाँ पे ब्याज, यहाँ ब्याज 5 है, अगर मैं इसको देखूँगा तो ब्याज 8 हो गया।
ठीक है, प्रतिशत में वही बात हो जाएगी यार, जब इसमें यहाँ प्रतिशत में निकालेंगे तो 5/20 आएगा, यानी 1/4 यानी 25% आ जाएगा। 25% ऊपर वाले से आएगा और इधर से आ जाएगा 8/20, ये हो जाएगा 40%। फिर यहाँ से वही बात हो गई 15%। ये 15% का ब्याज कब मिलेगा? 3 साल पे, तो 1 साल पे 5% आ जाएगा। वही तरीका है, बस यहाँ पे प्रिंसिपल को बराबर कर दिया। अच्छा एक और देखता हूँ, 7 चौको 28 और 25, 3 आ गया नहीं, यही है, यही है, नोट कर लो इसे। देखो नेक्स्ट 23 नंबर, दो समान जख्म, अरे जख्म नहीं रकम, दो समान रकम क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। 4 साल में दोनों ऋणों का कुल ब्याज 960 रुपये है। दोनों मूलधनों का योग बताना था। देखो मेरे भाई, दो समान रकम है, दो समान रकम है, एक 7% और 5% की दर से दो जगह पे निवेश किया गया और 4 साल के बाद दोनों का कुल ब्याज बन रहा है 960। तो मेरे भाई अगर जो 7% वाला रेट है, 7% वाले रेट से 4 साल में 28% ब्याज बनेगा कि नहीं? ठीक है, और 5% की रेट से 4 साल में कितना 20% ब्याज बनेगा कि नहीं? और दोनों ही प्रिंसिपल सेम है तो 48% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ, दोनों ही प्रिंसिपल सेम है तो एक काम ये कर सकता हूँ मैं कि दो समान रकम है तो पहले P मान लेता हूँ P1, अब P1 P2 बराबर ही है, दोनों प्रिंसिपल बराबर ही है तो मैं P मान लेता हूँ। ठीक है, तो P का 28% फिर प्लस P का 20%, दोनों का जब ब्याज निकाल के जोड़ेंगे तो 960 रुपये बनेगा। ठीक है, P निकाल लो, यहाँ से कितना आएगा देखो निकाल के दिखा देता हूँ। दोनों से P कॉमन कर लेंगे तो P इंटू 48% आ जाएगा बराबर में 960। यहाँ से मुझे दिख रहा है ये परसेंटेज हटाएंगे, 00 48 दूनी 96, P आ गया 2000 रुपया। मेरे भाई भावनाओं में बह करके 2000 को टिक मत कर देना, चमत्कार मत करना, क्योंकि यहाँ पूछा है दोनों मूलधनों का कुल योग क्या है। इसका मतलब है कि दोनों पैसों को जोड़ करके पूछा है, तो एक पैसा तो 2000 है तो दूसरा भी 2000 होगा, क्योंकि दोनों का रकम सेम है तो सीधे सीधे क्या आंसर आ जाएगा 4000। इसका मतलब बी से बिंदिया चमकेगी। अब जरा देखो 24 नंबर, 500 रुपये की राशि 12% की दर से और एक निश्चित राशि 10% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है। यदि 4 साल के बाद दोनों धनराशियों पर कुल ब्याज 480 रुपया है, यानी 4 साल के बाद दोनों पे 480 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो दूसरी धनराशि क्या है? तो मेरे भाई पहले बताओ, 12% की दर से 4 साल में, दोनों 4 साल के लिए यूज़ किया गया, तो यानी यहाँ से तो 48% ब्याज बनेगा। 48% किस पैसे का? इस 500 पे। ठीक, ये अपना SI आ गया कि नहीं? ठीक है, फिर ये 10% के हिसाब से 4 साल लगाएंगे तो 40% आएगा। ठीक है, दूसरा पैसा दिया नहीं है तो इसको मैं P मान लेता हूँ, ये भी हमारा SI आ गया दूसरे वाले पैसे का। इन दोनों पैसे को जोड़ेंगे, SI दोनों को जोड़ेंगे तो 480 आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर लो, P आ जाएगा। देखो अगर मैं इसका 48%, देखो इस परसेंटेज को आगे पीछे खिसका सकते हो अपनी मर्ज़ी से, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, इस वाले 0 को यहाँ खिसका देता हूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब ये 50% निकालना आसान हो गया तो 240 निकाल लें, सीधे सीधे 240 आ गया। ठीक है, परसेंटेज को और 0 को मल्टीप्लाई में इधर उधर खिसका सकते हैं भैया लोग। ठीक है, 240 ही आ गया। अब देखो ये P 40% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे 2/5 आएगा, ये आ गया 480। 240 को उधर माइनस कर दो तो P का 2/5 आएगा, 240 माइनस करेंगे 240 ही आएगा। 2 से काटेंगे 120, 12 पंचे 60, यानी 600 रुपया बन जाएगा हमारा दूसरा वाला पैसा। आ गया B। यहाँ भी बवाल हो रहा है।